बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे चीज़ों के बारे में जान लिया है, यहाँ तक कि हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में जान लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, चूँकि हमको टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिले थे, तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। इसमें ड्रॉबैक्स उतने के उतने ही हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये देख लिया, अरस्तु ने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। पहला क्या था? एनिमल्स, और दूसरा क्या था? वो था प्लांट। तो ज़रूरी नहीं है कि यह सही ही था, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। जैसे कि यह नहीं बता पाता था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है। साथ ही साथ यह भी नहीं बता पाता था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जीव, यानी कि एक कोश की और बहुकोश की जीव में क्या अंतर है, यह भी नहीं बता पाता था। और साथ ही साथ कुछ ऐसे जीव होते हैं, ऐसे पादप होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक रहते हैं। जैसे एल्गी हो गया, यह सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होते हैं पादप, जैसे फंजाई हो गया, यह बिना सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन तैयार करता है। तो इनके बीच, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, इनके बीच में यह डिफरेंस क्या है, यह नहीं बता पाता था। यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं उसमें गलतियां थी। ठीक है, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा क्लियर थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हुआ है। एक्चुअली इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा उससे मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। हम जानेंगे सबसे पहले थर्ड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया। एक्चुअली उसको प्रपोज किया था अर्नेस्ट हेकल ने। और अर्नेस्ट हेकल कहाँ के साइंटिस्ट थे? वह जर्मन के साइंटिस्ट थे। तो वही इसमें लिखा गया है, अ जर्मन साइंटिस्ट हु प्रपोज एडिंग अ थर्ड किंगडम। वो थर्ड किंगडम क्या था? वो किंगडम था किंगडम प्रोटेस्टा। एक्चुअली यह जो किंगडम प्रोटेस्टा था, इसमें वे जीव आए जो न तो प्लांट में जा सकते थे, न ही एनिमल्स में। तो किंगडम प्रोटेस्टा इंक्लूडेड यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट मल्टीसेलुलर लार्जली माइक्रोस्कोपिक वंस। यानी कि इसमें ऐसे जीव आए जो मतलब माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत छोटे थे, बहुत सूक्ष्म थे। ऐसे जीवों को प्रोटेस्टा के अंदर रखा गया। क्योंकि हमको पता है कि उस वक्त जब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि कुछ ऐसे जीव पाए गए थे जो न तो प्लांट में जा सकते थे और न ही एनिमल्स में आ सकते थे। तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स थे, उनको प्रोटेस्टा के अंदर रखा गया। एक्चुअली यह एक डस्टबिन के जैसा काम कर रहा है कि जो मतलब कि प्लांट में नहीं जा पा रहा है, जो एनिमल में नहीं जा पा रहा है, उसको प्रोटेस्टा में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। यह नहीं बता पा रहा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कौन है, ये सब चीज़ें नहीं बता पाए। बस यह इतना किया गया, इसमें मॉडिफाई इतना ही हुआ कि जो प्लांट की कैटेगरी में और एनिमल की कैटेगरी में नहीं जा रहे थे, उनको प्रोटेस्टा में रखा गया। और यह माइक्रोस्कोपिक था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब हम ये जानेंगे अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया। अर्नेस्ट हेकल ने थर्ड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया, प्लांटी, एनिमेलिया और किसमें? प्रोटेस्टा में। ठीक है, तो प्रोटेस्टा में जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें कौन से जीव आते हैं? जी हाँ बच्चों, इसमें आते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि न तो प्लांट में जा पाते थे और न ही एनिमल्स में आ पाते थे। तो ऐसे जीवों को प्रोटेस्टा के अंदर शामिल किया गया। क्योंकि अब हमको थोड़ा सा और अच्छे से जानना है कि थर्ड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया। ठीक है, बार बार रिवीजन करने से एक फ़ायदा यह होता है कि वो चीज़ें अच्छे से हमारे माइंड में क्लियर हो जाती हैं। तो एक बार और हम लोग जान लेते हैं कि थर्ड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया। थर्ड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया ऑर्गेनिजम्स को। वो क्या थे? प्लांटी थे, एनिमेलिया थी और प्रोटेस्टा थे। प्रोटेस्टा में हमने शामिल किया ऐसे जीवों को जो मतलब न तो प्लांट में जा पाते थे, न ही एनिमल्स में आ पाते थे। और ऐसे जीवों को हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है,
ये मतलब कि बड़े नहीं थे, ये बहुत ही छोटे थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। और जो अपना अगला पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेटेड किया गया है अर्नेस्ट हेगल से। ठीक है, ये थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में भी ड्रॉबैक्स थे, और ड्रॉबैक्स वही के वही थे। वो क्या थे? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में यह अंतर नहीं बता पा रहा था, और न ही ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में अंतर बता पा रहा था। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में भी बिल्कुल भी नहीं यह अंतर बता पा रहा था। और बताया भी कैसे? क्योंकि इन्होंने क्या किया, बस इतना सा काम किया कि जो किंगडम प्रोटेस्टा प्लांटी और एनिमिलिया में नहीं जा पाते थे, उसको उठा के उन्होंने प्रोटेस्टा में रख दिया। ठीक है, बस इतना सा काम किया। तो यह नहीं बता पा रहा था कौन सा जीव यूनिसेलुलर है और कौन सा मल्टी सेलुलर है। अब उन्होंने यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक में ही मिक्स कर दिया था। ठीक है, एक तरीके का वो डस्टबिन के जैसा काम कर रहा था। ठीक है, तो जो ड्रॉबैक्स थे वो ज्यों के त्यों ऐसे ही पड़े रहे। तो इस तरीके से हमको मतलब रिक्वायरमेंट होने लगी कि कुछ और अलग सा क्लासिफिकेशन हो। और जो अगला क्लासिफिकेशन था वो फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, और जो कि आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि क्लासिफिकेशन और बढ़े। ठीक है, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में अभी चर्चाएं हो रही हैं, और आगे हो सकता है किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जितना है उतना तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। फिलहाल अब हम लोग जानेंगे थर्ड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स तो हमने जान लिए हैं, तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की ओर थोड़ा सा मूव करेंगे। ठीक है, हर्बर्ट या कोपलैंड, इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इनके लिए एक अलग सा किंगडम बनाया, और उस किंगडम को मोनेरा कहा गया। मोनेरा में क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तो इसके लिए इन्होंने अलग सा किंगडम बनाया जिसको हम लोग मोनेरा के नाम से आज जानते हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा की खोज किसने किया था? हर्बर्ट या कोपलैंड, क्योंकि इन्होंने 1938 में इसकी खोज की थी। ठीक है, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 92। ठीक है, इन्होंने फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को किस तरीके से बनाया, अब आप लोग जानते ही होंगे। देखो, प्लांट और एनिमल तो ज्यों के त्यों पड़े रहेंगे, लेकिन यह जो मॉडिफाई हो रहा है वो किस में हो रहा है? प्रोटेस्टा में हो रहा है। प्रोटेस्टा में से इन्होंने क्या किया कि जो मोनेरा था, जो बैक्टीरिया थे और ब्लू ग्रीन एल्गी थे, उसको निकाल के एक अलग सा किंगडम बनाया, और जिसको उन्होंने नाम दिया मोनेरा। तो इस तरीके से फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के जनक कौन माने जाते हैं? हर्बर्ट एफ कोपलैंड। हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को बनाया। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस चीज़ को बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यह जो इन्फॉर्मेशन है यह अदर यूट्यूब के वीडियो से मुझको मिली है, तो इसका जो क्रेडिट है यह मैं नहीं लेना चाहता। फिलहाल यह मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आप सभी को बता दिया। इसमें क्या है कि फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हर्बर्ट एफ कोपलैंड। हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने जीवों को फोर किंगडम में क्लासिफाई किया था। वो कौन कौन से थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो इसमें जो नोट करने की वो जो पॉइंट थी वो क्या है कि इन्होंने सर्वप्रथम किंगडम मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया कि सेपरेट किया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और सबसे पहले इसमें से सेपरेट हुए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यानी कि अब जाके हमको यह पता चला कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कौन होते हैं। और साथ ही साथ इसके एक ड्रॉबैक्स है, और वो ड्रॉबैक्स क्या है? फंजाई आर स्टिल इन द किंगडम प्लांटी। फंजाई अब भी किंगडम प्लांटी में मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म होता है। तो यानी कि आज हम लोगों ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा होगा उसका लेक्चर, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटेल्स भरे रहेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मैं हिमांशुआर आप सभी से विदा लेता हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।